Hello, everyone, and welcome to Chetan Bharat Learning. This is me, Sanadat Bhardwaj, bringing to you a series of videos on GK Indian Polity. Now, Indian Polity के अंदर जो important topics हैं उन्हें हम MCQ के ज़रिए cover करने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे. So do make sure that you follow this series heartily and with all your enthusiasm because हम इस series के माध्यम से आप सबको बहुत सारे important topics cover करवाने जा रहे हैं. Now, let's begin with the very first question that we have to cover in Indian Polity, and that will be on your screens right here. Now, see, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली द इनिशियल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे आपसे पहला सवाल मैंने ये पूछा है, व्हाट वाज द प्रोसीजर दैट वाज फॉलोड फॉर द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग का काम उठाया और उसके बाद जो प्रोसीजर फॉलो किया कि किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे, व्हाट वाज डन. क्या आपने पीपल ऑफ इंडिया को सबमिट की थी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रैटिफिकेशन, या फिर आपने गवर्नर जनरल को सबमिट की थी फॉर हिज असेंट, या फिर आपने उसे अडॉप्ट करवाया व्हेन द इंटरिम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट, और वाज इट अडॉप्टेड व्हेन इट रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली. पहली चीज हमने रूलिंग आउट तरीके से जाना है, हमने ऑप्शंस को रूल आउट करते हुए जाना है ताकि हमारा एक मेंटल सेटअप ऐसा तैयार हो कि हमें एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना आना चाहिए. वो किस तरीके से आएगा वो अब देखते हैं. पहली चीज तो ये कि इट वुड बी सबमिटेड टू पीपल ऑफ इंडिया फॉर रैटिफिकेशन. ये प्रोसेस थोड़ा सा गलत इस वजह से हो जाता है बिकॉज पीपल ऑफ इंडिया दे वर कंसल्टेड ड्यूरिंग द फ्रेमिंग, राइट, नॉट आफ्टर दैट. तो पहला ऑप्शन इस वजह से रूल आउट हो जाता है. दूसरे ऑप्शन की बात करें तो अगर गवर्नर जनरल जो हैं, गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे जिस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम चल रहा था. तो एक फॉरेन अथॉरिटी को, जब हम बात कर रहे हैं स्वराज की, जब हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डोमिनियन बिकॉज although the 1947 Indian Independence Act created two dominions, that is India and Pakistan, but the Constituent Assembly, the constitution that was framed, उसने इंडिया को एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया था. रिपब्लिक. तो अगर ऐसा है तो फिर गवर्नर जनरल की असेंट क्यों लेंगे, फिर तो फॉरेन अथॉरिटी हो गई. तो इस वजह से ये दूसरा ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा. सो इट वाज अडॉप्टेड बाय द इंटरिम गवर्नमेंट. नाउ इंटरिम गवर्नमेंट हैड नथिंग टू डू विद फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लेट्स जस्ट से कि उसके एनैक्टमेंट और उसके एडॉप्शन से रिलेटेड. वो मीनवाइल काम कर रही थी, बैक एंड में लेजिस्लेशन का काम कर रही थी. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर से ही कुछ लोग इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बन के आगे जा रहे थे ताकि देश की स्मूथ रनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग हो सके. सो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज द ऑप्शन डी, एंड इट इज बेसिकली सेइंग कि इट वाज अडॉप्टेड व्हेन इट रिसीव्ड द असेंट और सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली एज वेल एज द मेंबर्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पीछे जाकर अगर आप देखेंगे तो एक पूरा डॉक्यूमेंट है जहां पे एडॉप्शन का एक पूरा, कह लीजिए पूरा डॉक्यूमेंट, जिसमें हर एक मेंबर के सिग्नेचर्स हैं. जिसमें एक कहानी है कि कुछ मेंबर्स जो कि एब्सेंट रह गए थे और इल थे, उनके सिग्नेचर्स रह गए, बट अदरवाइज दिस इज द राइट आंसर. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी. तो इसको थोड़ा सा आपने इस तरीके से समझना है. अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है. Now, who among the following was the chairman of the States Committee in the Constituent Assembly? Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Patel. Now, अगर आप अंबेडकर जी की बात करें तो ही वॉज अ लॉ मेंबर कंसिडरेबली, एंड वो लॉ से रिलेटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड ही वॉज इन्वॉल्व. जवाहरलाल नेहरू जी ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट में सब जगह पे इधर उधर थे, बट प्रिडोमिनेंटली जहां पे सुपीरियर कमिटीज थी. नाउ द स्टेट्स कमिटी की अगर हम बात करें तो स्टेट्स कमिटी वो थी जो कि ये देख रही थी कि सारे स्टेट्स जो हैं वो फॉल इन लाइन करें, तो किस तरीके का एक फेडरल स्ट्रक्चर जो है हम निकाल कर लाएंगे. सो राजेंद्र प्रसाद जी की अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन सब से रिलेटेड थे. सो इस तरीके से अगर आप देखें तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन फैक्ट Jawaharlal Nehru. Now the reason being
ये जो जिम्मेदारी है इन्होंने इसलिए अपने ऊपर ली थी बिकॉज ये ऊपर से सब कुछ ओवरले कर रहे थे। नाउ द कंफ्यूजन हेयर, जो कि मैंने भी जानबूझ के आपके साथ गेम खेली, वॉज बिकॉज कि सरदार पटेल जो हैं वो स्टेट्स कमिटी के चेयरमैन नहीं थे। Who among the following was the chairman of states committee? ये बेसिकली इंडियन स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उस कमिटी के चेयरमैन थे। ही वॉज नॉट pertaining to, he was not related to the states committee as such। ठीक है, आगे और बहुत सारे नाम आएंगे इस सीरीज के थ्रू, मैं धीरे धीरे करके आप सबको उन सब के बारे में अवगत करवाऊंगा। नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, जवाहरलाल नेहरू। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है बिकॉज स्टेट्स कमिटी सेंटर का स्टेट्स के साथ क्या रिलेशन है वो बता रही थी, राइट। सो सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो आर्टिकल 200 के आसपास की अगर मैं बात करूं ना, तो उसके आसपास जो सेंटर स्टेट्स रिलेशन है वो हम यहां से देखते हैं, एंड उसके कर्ता धर्ता थे जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? बी आर अंबेडकर जी के बारे में हमने देख लिया। नाउ ये एक नया नाम आ रहा है, के एम मुंशी जी। ही वॉज एन एनवायरमेंटलिस्ट, एजुकेटर थे और लॉयर भी थे, गुजरात स्टेट की तरफ से आए थे। देन वी हैव सर बी एन राव एंड टी टी कृष्णमाचारी। नाउ टी टी कृष्णमाचारी के बारे में आपको अलग से मैं बता देता हूं। एक एच सी मुखर्जी और टी टी कृष्णमाचारी जी, दे वर द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, सर बी एन राव। सो बी एन राव जी थे, राइट। के एम मुंशी जी नहीं थे, तो इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ मूविंग अहेड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन फाइनली अडॉप्ट और एनेक्ट किस तारीख को हुई थी? क्या ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी? क्या ये 26 नवंबर 1949 को हुई थी? बाकी सारी चीजें तो ऑब्वियसली रूल आउट हो जाती हैं। 15 अगस्त को 1947 को तो भारत आजाद हुआ था, हमारा संविधान अभी तैयार नहीं हुआ था। 30 जनवरी 1948 इज अ रैंडम डेट, है ना। तो 1930 होता तो हम सोचते कि अच्छा ये इस मामले से रिलेटेड है, लेकिन 20 एंड ये गांधी जी से रिलेटेड है बेसिकली। और 26 जनवरी 1929 होता, 1930 होता तो भी हम सोचते कि चलो हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। मेजर कंफ्यूजन जो है वो इन दोनों ऑप्शंस में से रह सकती है। देखिए, अडॉप्टेड और एनैक्टेड जो है वो एक डेट है, उसके बाद वाली जो डेट है वो है एनफोर्समेंट की। द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कुछ कुछ हिस्सा तो 26 जनवरी 1949 को ही एनफोर्स हो गया था, लेकिन मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं दी एंटायर सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज सच, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वो हुआ था एनफोर्स 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन में आपसे पूछा है एडॉप्शन और एनैक्टमेंट। हमारा संविधान तैयार हो चुका था 26 जनवरी 1949 में, एंड प्रियम्बल सेज सो, we the people of India dash 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 give to ourselves this constitution on this date कौन सी डेट? 26 नवंबर 1949। ठीक, चलिए the answer to this question is C। now moving ahead to the next question, the members of constituent assembly, क्या वो डायरेक्टली पीपल लोगों ने इलेक्ट किए थे, या वो गवर्नर जनरल ने नॉमिनेट किए थे, या वो इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ वेरियस प्रोविंसेस थे, या फिर वो नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग थे? अब ये तो बात जमती नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले ही मुस्लिम लीग जो है वो अलग मान चुकी थी खुद को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्रिएशन या उसकी एग्जिस्टेंस, कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस से पहले ही मुस्लिम लीग जो है अपने को अलग मान चुकी थी, तो ये ऑप्शन तो हमने रूल आउट कर दिया। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल अगर होता तो आप ये मान के चलिए कि देखिए ऐसा है कि समवेयर अराउंड 1935 इट वाज कंसिडर्ड कि कितनी जनता के पास राइट टू वोट है। तो इन 1935 बहुत बढ़ाने के बाद भी 10% जनता के पास राइट टू वोट था। नाउ हैड दिस बीन द केस, तो
तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुली कंप्लीटली रिप्रेजेंटेटिव होती? नहीं होती। एंड इस वजह से, एंड सेकेंडली, वी वांटेड टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हम चाहते थे कि इसमें हम प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में ना फंसे। हाँ, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, दैट वाज आवर कंसर्न, बट अदरवाइज इफ वी हैड गॉन फॉर इलेक्शंस, तो एक बहुत ही बड़ा एक मुद्दा चल रहा था भारत के अंदर, और वो था विभाजन का, जिसमें सब लोग ग्रस्त थे। एंड इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के इलेक्शंस उसमें इंपैक्ट डाल सकते थे। इस वजह से डायरेक्ट इलेक्शन के ऊपर भी हमें सवाल उठाना चाहिए। सो हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शंस। अब गवर्नर जनरल ही नॉमिनेट करता तो क्या होता? तो क्या ये एक रिपब्लिक बन पाता? क्या अगर हम बाहर की फॉरेन एंटिटी, the major reason why we respect the constituent assembly is one of these reasons कि उसका बाहरी ताकतों, जो हमारे इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट्स थी या जो कह लीजिए कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थी, उनका असर नहीं था। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर्स एंड ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, एंड दे वर सर्टेन मेंबर्स जो कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। वी हैड सर्टेन रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल, एंड उनकी देखरेख जो थी वो कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक।